हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी सेक्शन से, जो हमारे पीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिनमें मेनली पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आजकल जिस तरीके से बाकी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं पीपीएससी के द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल नायब तहसीलदार, तो हम लोग एक ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं जहां पे जो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है या जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल काफी इंक्रीज किया जा चुका है। तो यही कारण है आप लोगों को अब समय के अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच करना पड़ेगा। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो सवाल है उनको डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा, आपके जो वीक एरियाज रहे होंगे, यानी कि जहां से आपको लगा होगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा नहीं या इस फैक्ट के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, तो आप उसको अपनी कॉपी के ऊपर या जो भी आपकी नोटबुक है उसके अंदर जो है उसको नोट डाउन करोगे, ताकि आप अपने वीक एरियाज को रेगुलरली जो है वो ऑब्जर्व कर सको और उनके ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम काम कर सको। तो इससे पहले जो आज का सेशन है उसकी मैं शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले जो अलग अलग इनिशिएटिव्स पंजाब सक्सेस मंत्रा के द्वारा आप लोगों के लिए शुरू किए गए हैं, उनको आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। चाहे डेली करंट अफेयर्स की बात करें, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से, या डेली 10 एमसीक्यू सीरीज की हम बात करें, और उसके साथ साथ जो है वो जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स है, स्पेशली जो पंजाब के बाकी पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्लियर, उनके ऊपर डिस्कशन जो है आपको अलग अलग समय के ऊपर जो वो देखने को मिलती है। और साथ में बाकी बहुत ज्यादा मेगा सेशन जो है वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए, जो आज का हमारा पहला सवाल है उसके ऊपर हम लोग मूव करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। दूसरी है, द पार्लियामेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तीसरी है, ए हाई कोर्ट जज होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65। यानी कि दूसरी स्टेटमेंट कहते हैं कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ क्या होती है। और तीसरी स्टेटमेंट है कि जो हाई कोर्ट का जज है वो 65 साल तक जो है वो हाई कोर्ट का जज रह सकता है। तो जल्दी से जो है वो अपना आंसर सोचिए, मार्क करिए, क्लियर, फिर हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, दैट इज वन ओनली। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो हाई कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को डिसाइड नहीं करता है। अगर मान लो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रेफरेंस होता तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, कितने नंबर उनके होंगे, वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस जो हैं हमारे देश के अंदर, वो प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिसाइड की जाती है। यही कारण है हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूंगा, ये आसान था, होपफुली आप में से काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा। जो हाई कोर्ट के जज की एज है वो कितनी है? 62 साल है, 62 ईयर्स है। यही कारण है आपका जो सही आंसर है वो है वन ओनली, यानी कि जो आपका ए आंसर है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो 8th शेड्यूल से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8वें शेड्यूल में आप सब लोगों को पता ही होगा टोटल कितनी भाषाएं हैं। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। तो उन 22 लैंग्वेजेस के ऊपर सवाल है। पहला है, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल, यानी कि जो इंग्लिश भाषा है वो 8th शेड्यूल का हिस्सा है। दूसरा है, कोंकणी एंड मणिपुरी आर द रीसेंट लैंग्वेजेस एडेड टू द 8th शेड्यूल। जैसे मैंने आपको बताया कि 8th शेड्यूल जो है उसमें अभी कितनी टोटल लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। इनिशियली जो 8th शेड्यूल हुआ करता था वहां पे टोटल 14 भाषाएं हुआ करती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पे अमेंडमेंट्स हुई, चेंजेस हुई, और जो टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस थी वो 14 से कितनी होगी? 22 होगी। तो वहीं पे ही सवाल है कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है उसमें कोंकणी एंड मणिपुरी लैंग्वेज जो है उसको ऐड किया गया है। तो जल्दी से जो है वो शाबाश अपना आंसर जो है वो मार्क करिए, सोचिए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका 8th शेड्यूल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 8th शेड्यूल जो है वो हमारे देश की भाषाओं की बात करता है। कोंकणी और मणिपुरी जो है वो सेकंड लास्ट टाइम जब अमेंडमेंट हुई थी तब इनको ऐड किया गया था। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट था जब तब इन दोनों भाषाओं को ऐड नहीं किया गया था। यही कारण था जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपकी क्या है? इनकरेक्ट है। तो अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो हमारे यहाँ पे टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये टोटल 22 लैंग्वेजेस जो है वो 8th शेड्यूल के अंदर इनका जिक्र किया गया है। क्लियर? स्टार्टिंग में टोटल 14 भाषाएं हुआ करती थी। हम लोगों को यह भी पता होना चाहिए, जो अमेंडमेंट्स है वो भी हमने ध्यान रखना है कि लैंग्वेजेस के लिए कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं। क्लियर? तो जैसे सिंधी भाषा जो है वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई। क्लियर? 71st अमेंडमेंट के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, और 2003 में अल्टीमेटली 92nd अमेंडमेंट हुई। 21st और 71 को मिलाओ तो
अगली अमेंडमेंट जो है वो हम लोगों को लैंग्वेजेस में देखने को मिलती है, दैट इज 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, जिसके अकॉर्डिंगली 4 न्यू लैंग्वेजेस वर एडेड इनटू 8th शेड्यूल, जिसमें कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। क्लियर? तो इन लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा आपके पास जानकारी होनी चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following statement is incorrect with reference to the anti-defection law in India? पहला है, a legislature's speech and conduct inside the legislature cannot be used to disqualify him under the anti-defection law। यानी कि कोई लेजिस्लेचर जो है वो हाउस के अंदर, मतलब लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई ऐसा काम कर रहा है, उसके ऊपर जो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा है कि अगर मान लो किसी के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होता है जहां पे उसको उसकी पोस्ट से निकाला जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई करा जाएगा, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होती है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कौन है? स्पीकर है। जो आपकी राज्यसभा है उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? चेयरमैन है। तो वो डिसाइड करते हैं कि किसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगाई जाएगी। एंटी डिफेक्शन मतलब उसने अपनी पार्टी को धोखा दिया है, पार्टी के ऑर्डर्स को नहीं मानना है, या पार्टी को छोड़ दिया है जिसके नाम पे उसने इलेक्शन जीता था। क्लियर? तो दो स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से जो अपना आंसर मार्क करिए और ध्यान रखिए आपने इनकरेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। क्लियर? तो देखिए जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए जो लेजिस्लेचर जब काम करेगा या जो भी आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जब लेजिस्लेचर के अंदर काम करेगा तभी जो है वो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा। कि मान लो लोकसभा में कोई गया और पार्टी की डायरेक्शन मानने से उसने मना कर दिया, क्लियर, या पार्टी की जो सदस्यता थी उससे संन्यास ले लिया, उससे जो है उसको जो वो छोड़ दिया, क्लियर, तब जो है वो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कहती है कि लेजिस्लेचर कैन नॉट यूज्ड या दिस स्पेसिफिक लॉ कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्वालीफाई हिम अंडर दी एंटी डिफेक्शन लॉ। जो उसने स्पीच जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर दी होगी, उसका कंडक्ट का मतलब होगा कि जहां पे उसने अपने आप को, फॉर एग्जांपल वहां पे उसने अपनी जो अभी पार्टी है उसके डायरेक्शंस के अगेंस्ट उसने वोट डाला होगा। सेकंड है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनके पास किसी भी तरह की जो टाइम लिमिट है वो मेंशन नहीं की गई है। क्लियर? 6 महीने का कोई जिक्र नहीं है। यही कारण है जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपकी गलत है। और दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्योंकि इनकरेक्ट है, यही कारण है जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बोथ 1 and 2। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, सही स्टेटमेंट जो वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। पहली स्टेटमेंट है एस.वी. कृष्ण मूर्ति राव वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दूसरा है जो कैबिनेट सेक्रेटरी है is the ex officio chairman of civil services board। तीसरा है अंडर आर्टिकल 169 प्रोविजन फॉर हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सटेंडेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 169 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनती है उसका जिक्र स्टेट और यूटी दोनों के लिए किया गया है। और लास्ट है महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द कंट्री। महाराष्ट्र जब उसके सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट जो वो सही है, इसका आप सही आंसर जो है वो मार्क करिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। जो एस.वी. कृष्ण मूर्ति राव थे ये पहले डिप्टी चेयरमैन थे राज्यसभा के। क्लियर? और पहले चेयरमैन जो है वो आपके कौन थे? जो देश के हमारे पहले वाइस जो है वो प्रेसिडेंट थे, दैट इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी इसलिए सही है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो आपका चेयरमैन होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का, क्योंकि हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है हमारे कंट्री का। क्लियर? नेक्स्ट है आर्टिकल 169 जो है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है, स्टेट्स के लिए, यूटीज के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। यही कारण है ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। और जो महाराष्ट्र है ये तीसरे नंबर की है, पहले पे यूपी है, दूसरे पे वेस्ट बंगाल है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। तो चौथी स्टेटमेंट जो है वो ये भी आपकी गलत है। तो अगर मैं बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश के टोटल एमएलए 403 है, जो वेस्ट बंगाल है उसके 294 है और जो महाराष्ट्र है उसके 288 सीट्स जो है वो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है। यही कारण था तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों की गलत है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट? ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 it was enacted by the parliament under article 3 of the constitution। next है state reorganization commission was constituted in 1953 and submitted its report in 1955। क्लियर? कि जो कमीशन बना था जिसके बाद एसआरसी एक्ट को जो वो पास किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट की थी। और जो एक्ट पास हुआ है वो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 को यूज करके उसको पास किया है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है? जल्दी से जो है वो शाबाश अपना आंसर बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है, इसका जो करेक्ट आंसर है पहली और दूसरी दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो वो सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसी की रिकमेंडेशन के ऊपर एसआरसी एक्ट 1956 पास हुआ था। चलिए
नेक्स्ट है दैट इज सिक्स्थ। देखिए इसमें ये भी याद रख लेना कि इस जो एसआरसी कमीशन था उसके हेड जो थे वो फजल अली थे और उसके साथ पनिकर और कुंजरू जो थे एच एन कुंजरू जो थे वो स्पेसिफिक कमीशन का हिस्सा थे। 3 मेंबर ये बॉडी थी। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आसान भाषा में? पहला है द टर्म ऑफ 5 years ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो गवर्नर का 5 साल का टेन्योर है वो हम लोगों को जो है वो संविधान में देखने को मिलता है। दूसरा है जो गवर्नर है उसके पास कुछ पावर्स हैं रिगार्डिंग आर्टिकल 356, ढंग से पढ़ना है इसको। तीसरा है ही मस्ट बी कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग हाई कोर्ट जजेस, यानी कि जब हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा तो वो गवर्नर को कंसल्ट करेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट जो वो सही है, जल्दी से जो आंसर मार्क करिए। वैसे हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो वो हमारा आंसर रहेगा, यानी कि अगर इन तीनों में से जो स्टेटमेंट गलत होगी उसको हम लोग जो है वो अपना आंसर मानेंगे। क्लियर? अब देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 5 साल का जिक्र जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। नो डाउट 356 आर्टिकल में जो इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, लेकिन प्रेसिडेंट को एक सिचुएशन ऐसी आती है जब गवर्नर जो है वो रिपोर्ट भेजता है, जिस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी कोई पावर नहीं है, बिल्कुल उसकी पावर है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और तीसरी जो है बिल्कुल जो गवर्नर है उसको कंसल्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा जब वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं और आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। क्लियर? तो अगर आर्टिकल्स को मैं रेफरेंस के रूप में यूज करूंगा तो आर्टिकल 156 में डायरेक्टली 5 साल का जिक्र किया गया है, डन। उसके साथ साथ जो है वो आर्टिकल 217 में ये बात किया गया है कि जब भी हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा तो जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है उसको भी कंसल्ट करेगा। तो ये दोनों आर्टिकल रेफरेंस के रूप में जो हमारे आंसर को सपोर्ट करते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आप सब लोगों को पता ही है कौन बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है। पहला है ही एक्सरसाइजेज ओनली ए कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स इन द राज्यसभा, यानी कि अगर मान लो राज्यसभा में वोटिंग हो रही है और दोनों पार्टियों के वोट इक्वल हो गए, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के, तब राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो वोट डालेगा। और दूसरा है ही कैन नॉट वोट ड्यूरिंग हिज रिमूवल प्रोसेस इन द हाउस, यानी कि जब उसको निकालना जा रहा होगा तब वो अपने रिमूवल प्रोसेस के अंदर जो वो वोट नहीं डालेगा। तो क्या जो है वो सही स्टेटमेंट है? जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों की करेक्ट है। कास्टिंग वोट बिल्कुल पावर है। और दूसरा जब उसको रिमूव किया जाता है, अब ध्यान रखना अगर स्पीकर को रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा होगा तो स्पीकर वोट डाल सकता है क्योंकि स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन जो चेयरमैन है वो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है और उसका राज्यसभा का वो मेंबर नहीं है, यही कारण है उसके रिमूवल में वो वोट नहीं डाल सकता है। बट अगर टाई होगा तब उसके पास जो वो कास्टिंग वोट की पावर रहती है। क्लियर? यहां तक कहानी समझ आ रहा? तो आंसर आ गया आपका सी। 8th की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फीचर्स ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे आप सब लोगों को पता ही है प्रियम्बल जो है वो उसमें स्टार्टिंग से वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू एक लाइन है सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो 5 शब्द हैं। क्लियर? जो हमारे देश का ऑब्जेक्टिव भी है, जो कहीं ना कहीं जिसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ड है। तो उसकी सीक्वेंस की बात की गई है कि प्रियम्बल में उसको किस सीक्वेंस के रूप में जो वो लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दैट इज पहले सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है, फिर डेमोक्रेटिक है और फिर क्या है? रिपब्लिक है। तो एसडीआर जो है वो आप एक शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज एसोसिएटेड विद राइट टू प्राइवेसी? एक है आपका एमपी शर्मा केस 1954, खरग सिंह केस 1962 और केएस पुत्तुस्वामी केस 2017। तो कौन सा केस ऐसा था जो राइट टू प्राइवेसी के साथ जुड़ा हुआ था? क्लियर? इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि तीनों के तीनों केसेस जो है वो राइट टू प्राइवेसी के साथ जुड़े हैं। जैसे एमपी शर्मा केस में सबसे पहले प्राइवेसी को एक इशू के रूप में रेज किया गया था, तब जुडिशरी ने कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, लेकिन राइट टू प्राइवेसी का जिक्र इस आर्टिकल में किया गया। खरग सिंह केस में जो है वो अगेन फिर से ये इशू रेज हुआ, जहां पे जो जुडिशरी थी उसने कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, बट अगेन राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया गया। अल्टीमेटली राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट बना अंडर आर्टिकल 21 अंडर राइट टू लाइफ, दैट इज केएस पुत्तुस्वामी केस 2017। तो तीनों के तीनों केसेस जो है वो राइट टू प्राइवेसी के साथ एसोसिएटेड है, यही कारण है इसका जो आंसर है वो है डी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट? शायद आप लोगों को पता होगा एक ऐसी अमेंडमेंट हुई थी जहां पे
स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था। तो उसी अमेंडमेंट के बारे में जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन को पूछा गया है। तो वो जो अमेंडमेंट आपकी थी वो थी 42nd अमेंडमेंट 1976, जहां पे 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे जिनको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया, जिनमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, और उसके साथ साथ जो था वो 5th था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। क्लियर? तो ये हैं आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके साथ जो बाकी इनिशिएटिव्स पंजाब सक्सेस मंत्रा के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। इसी के साथ आज के सेशन को मैं खत्म कर रहा हूं। थैंक यू।